नमस्कार। हम पढ़ रहे थे ध्वनि। इसी पार्ट में हम आगे पढ़ते हैं आवृत्ति, आयाम और आवर्तकाल। ठीक है, ध्वनि में आवृत्ति, आयाम और आवर्तकाल ये पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले लेते हैं आवृत्ति। आवृत्ति क्या होगी? ठीक है, आवृत्ति को हम इस प्रकार डिफाइन करेंगे, एकांक समय में होने वाले दोलनों, किसकी? दोलनों या कंपनों की संख्या क्या कहलाती है? कंपनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, और आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज, जिसको Hz से लिखा जाता है। ये जो हर्ट्ज मात्रक है, ये मात्रक हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक के नाम पर है। इसको हम और सही तरीके से देखें। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, वो इस आधार से लटकी हुई है और ये इसकी बिल्कुल मध्य स्थिति है। इस वस्तु को हम यहाँ ले जाएं, ठीक है, और यहाँ ले जाकर इसको छोड़ें तो ये वस्तु वापस आती है। अब इसके वापस आने से हम इन चीज़ों की परिभाषा निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालें ये देखिए आवृत्ति एकांक समय में होने वाले दोलनों या कंपनों की संख्या। ये कोई भी वस्तु है, वो अपनी मध्य स्थिति के दाएं बाएं, या यूँ कह सकते हैं इधर उधर, या यूँ कह सकते हैं ऊपर या नीचे, ठीक है, जाती है। उसमें एकांक समय में वो जितने दोलन करती है, देखिए इसका इधर जाना और आना, ये कहलाता है दोलन। ठीक है, तो एकांक समय में होने वाले दोलनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है, जिसका मात्रक है हर्ट्ज। ठीक है, दूसरी हम बात करें आयाम। ये कण अपनी मध्य स्थिति से जितना अधिकतम विस्तार करता है, ठीक है, वो कहलाता है आयाम। कोई भी कण है, वो अपनी मध्य स्थिति से जितना विस्तार तय करता है, वो उसका आयाम कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार विस्तार आयाम से संबंधित है। अब बात करते हैं आवर्तकाल। देखिए, एक दोलन, ये वस्तु है, वो इधर जाती है, तो वो हो गया आयाम। मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन क्या है? आयाम। आवर्तकाल में क्या होता है कि वस्तु यहाँ से इधर आई और वापस यहाँ आती है, यानी जहाँ से उसे छोड़ा गया है वहीं वो वापस आती है, तो उसे एक दोलन पूरा होता है। तो एक दोलन में लगा समय, ठीक है, एक दोलन में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है, ये तीनों परिभाषित होते हैं। कौन कौन से? आवृत्ति, आयाम और आवर्तकाल। ये ध्वनि है, उससे ये किस प्रकार संबंधित है? देखिए, जो ध्वनि है उसके बहुत ही महत्वपूर्ण गुण माने जाते हैं आवृत्ति और आयाम। ठीक है, तो हमने जैसे आयाम की बात की कि मध्य स्थिति से कण का अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। देखिए, किसी ध्वनि का या किसी कंपन का जब विस्तार जितना ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब उसका आयाम उतना ही ज़्यादा होगा, और जब आयाम ज़्यादा होगा तो ध्वनि की प्रबलता ज़्यादा होगी। ठीक है, यानी प्रबलता और आयाम परस्पर किस प्रकार संबंधित है कि जब किसी वस्तु की कंपन की आयाम की स्थिति अधिक है, तो उसकी प्रबलता भी ज़्यादा है। ठीक है, और यदि आयाम कम है तो ध्वनि प्रबल की बजाय कैसी होती है? क्षीण होती है। तो ध्वनि की प्रबलता और क्षीणता किस पे डिपेंड करेगी? आयाम पे। हम शेर की दहाड़ की बात करें तो शेर की दहाड़ की प्रबलता अधिक होती है, क्योंकि उसका आयाम अधिक होता है। और वहीं पक्षी की बात करें, उसकी प्रबलता कम होती है, ध्वनि क्षीण होती है, क्योंकि उसका आयाम कम होता है। अब आयाम और हम ध्वनि को आपस में संबंध करें तो देखिए,
प्रबलता है, ध्वनि की प्रबलता कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती? ध्वनि की प्रबलता वस्तु के कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। मान लीजिए किसी वस्तु का आयाम 2 गुना है, ठीक है, तो ध्वनि की प्रबलता कितने गुना हो जाएगी? 4 गुना। क्यों? क्योंकि प्रबलता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो आयाम 2 गुना है तो प्रबलता कितने गुना हो जाएगी? 4 गुना। ठीक है। ध्वनि है, उसको मापने का जो मापदंड है या मात्रक है वो होता है डेसिबल। ठीक है। ध्वनि किस में मापते हैं? डेसिबल में। अब ये डेसिबल की हम बात करें तो हम नॉर्मली श्वास लेते हैं। श्वास के अंदर ध्वनि की प्रबलता है 10 डेसिबल। कितनी है? 10 डेसिबल। लेकिन वही हम फुसफुसाहट करें, ठीक है, तो वो ध्वनि है वो लगभग 30 डेसिबल से नीचे रहती है। और वही हम सामान्य बातचीत करें, ठीक है, तो सामान्य बातचीत है उसकी तीव्रता 30 से लेकर 60 डेसिबल तक होती है। यानी हम श्वास की बात कर रहे हैं तो वो है 10 डेसिबल, और वहीं हम फुसफुसाहट की बात कर रहे हैं तो वो है 30 डेसिबल, और वही हम सामान्य बातचीत कर रहे हैं तो वो है 60 डेसिबल तक। अब हम व्यस्त यातायात की बात करें। किसकी? व्यस्त यातायात, तो वो है 70 डेसिबल। डीबी डेसिबल को शो कर रहा है। और जहाँ सामान्य फैक्ट्रियाँ हों, ठीक है, वहाँ सामान्य फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ जो ध्वनि होती है वो लगभग होती है 80 डेसिबल। ध्यान रखें, 80 डेसिबल से अधिक जो ध्वनि है वो हमारे लिए नुकसानदायक होती है। ठीक है। तो ये है ध्वनि की प्रबलता के बारे में। अब हम बात करते हैं आवृत्ति और ध्वनि। हमने प्रबलता में बात की है, वो तो है आयाम और प्रबलता, यानी आयाम अधिक है तो प्रबलता ज़्यादा है, और आयाम कम है तो प्रबलता कम है। अब हम बात कर रहे हैं आवृत्ति के साथ। देखिए, यदि ध्वनि की आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति अधिक है तो ध्वनि का तारतम्य अधिक होगा, और आवृत्ति कम है तो तारतम्य भी कम होगा। ठीक है। यानी आवृत्ति और तारतम्य परस्पर संबंधित है। जिस प्रकार आयाम और प्रबलता संबंधित है उसी प्रकार आवर्ती और तारतम्य संबंधित है। यानी ध्वनि की आवृत्ति, कंपनों की आवृत्ति, दोलनों की आवृत्ति ज़्यादा है तो आवाज़ का तारतम्य ज़्यादा है, और वहीं आवृत्ति कम है तो तारतम्य कम है। तो तारतम्य यदि अधिक होता है तो आवाज़ तीखी होती है। अगर हम ध्यान करें शेर की आवाज़ का और पक्षी की आवाज़ का, ठीक है, तो यहाँ दोनों से रिलेट करें। शेर को हम किससे रिलेट कर रहे हैं? पक्षी से। कैसे कर रहे हैं? देखिए, शेर की दहाड़ है तो शेर की दहाड़ की प्रबलता ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है? प्रबलता ज़्यादा है, क्योंकि उसका आयाम ज़्यादा है। लेकिन वहीं पक्षी है, उसकी प्रबलता कम है क्योंकि उसका आयाम कम है। इसलिए ये शेर की आवाज़ प्रबल होगी, पक्षी की मंद होगी। लेकिन जब हम तारतम्य की बात करें तो शेर की दहाड़ है, उसकी आवाज़ की आवृत्ति कम होती है, उसका तारतम्य कम होता है, वो तीखी कम होती है। ठीक है। वहीं पक्षी की आवाज़ है, उसका तारतम्य ज़्यादा होगा क्योंकि उसकी आवृत्ति भी ज़्यादा होती है, इसलिए ये आवाज़ तीखी होती है। और यही कारण है कि महिला की आवाज़ पुरुष की आवाज़ से अधिक तारतम्य वाली होती है, इसलिए वो तीखी होती है, और पुरुष की आवाज़ मोटी होती है। इस प्रकार ये चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं, आवृत्ति, आयाम। और आवर्तकाल के बारे में बात कर चुके हैं कि एक दोलन या एक कंपन में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। आवृत्ति, आवर्तकाल, आयाम, ध्वनि की प्रबलता, तीक्ष्णता आदि के बारे में अध्ययन किया है। अब हम ध्वनि है उसके प्रकारों में अध्ययन करेंगे। देखिए, ध्वनि है वो आवृत्ति के आधार पर 3 भागों में विभाजित की गई है। ठीक है। अब 3 भाग कौन कौन से हैं
सबसे पहले हम देखते हैं अश्रव्य ध्वनि। कौन सी ध्वनि है? अश्रव्य ध्वनि। अब अश्रव्य ध्वनि कौन सी होती है? ऐसी ध्वनि जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज, ठीक है, जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम, वो ध्वनि क्या कहलाती है? अश्रव्य ध्वनि कहलाती है। इन ध्वनियों को हमारे कान नहीं सुन सकते, ठीक है। तो हमारे कान जिन ध्वनियों को नहीं सुन सकते वो ध्वनियाँ अश्रव्य ध्वनि कहलाती है। अश्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, ठीक है, यानी इनके कंपन 20 हर्ट्ज से कम है। अगली ध्वनि हम बात करें श्रव्य ध्वनि। देखिए, श्रव्य ध्वनि वो होती है जिन ध्वनियों को हम सुन सकते हैं और उनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। देखिए, यहाँ 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज भी लिखा जा सकता है या उसे 20 किलो हर्ट्ज भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो जिन ध्वनियों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज होती है, उस आवृत्ति की ध्वनियों को हम सुन सकते हैं और ये ध्वनियाँ श्रव्य ध्वनियाँ कहलाती है। अगर हम यूँ कहें कि मानव कान है, उनके लिए जो ध्वनि है उसकी परास क्या है? वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज है। तो ये सामान्य बात होगी, ठीक है। परास है ये ध्वनि की परास, मानव कानों के लिए श्रव्य ध्वनि की परास कितनी है। अगली हम बात करें प्राश्रव्य ध्वनि, ठीक है। पहले हमने बात की अश्रव्य जो सुन नहीं सकते, दूसरी श्रव्य जिनको सुन सकते हैं, तीसरी प्राश्रव्य। ऐसी ध्वनियाँ जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज या यूँ कहें 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा हो, ठीक है। क्या ज़्यादा हो? आवृत्ति। ये सभी आवृत्ति पर निर्धारित हैं। जिन ध्वनियों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से या 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा हो, उन ध्वनि की आवृत्तियों को भी हम सुन नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसी ध्वनियाँ कहलाती है प्राश्रव्य ध्वनियाँ, ठीक है। अब प्राश्रव्य ध्वनियों के बारे हम थोड़ी सी बात करें कि प्राश्रव्य ध्वनियाँ, उनकी परास 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा है। ऐसी ध्वनियाँ मानव कान नहीं सुन सकते, लेकिन कुत्ते ये ध्वनि सुन सकते हैं। पुलिस जिन सीटी का प्रयोग करती है, ठीक है, तो पुलिस की जो सीटी है उस सीटी की परास या आवृत्ति, ठीक है, पुलिस के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली जो सीटी है उसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, यानी वो प्राश्रव्य प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं और वो ध्वनि कौन सुनते हैं? कुत्ते सुन सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार चिकित्सा क्षेत्र के अंदर हम देखते हैं अल्ट्रासाउंड काम में लिया जाता है, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के रोगों का निदान करते हैं अल्ट्रासाउंड से पता लगाकर। वो अल्ट्रासाउंड भी कौन सी ध्वनि उत्पन्न करते हैं? प्राश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं और उसके द्वारा अनेक प्रकार के रोगों का इलाज किया जाता है। इस प्रकार आवृत्ति के आधार पर ध्वनियाँ 3 प्रकार की है, अश्रव्य, श्रव्य और प्राश्रव्य, ठीक है। नेक्स्ट इसके बारे में देखें हम, तो वो है ध्वनि का एक पार्ट शोर और संगीत। शोर और संगीत। देखिए, शोर क्या है? शोर की हम बात करें तो जिस प्रकार वायु के अंदर अनावश्यक कण मिलने से या अवांछित पदार्थों के मिलने से वायु प्रदूषित हो जाती है, जल के अंदर अनावश्यक पदार्थ मिलने से जल प्रदूषित हो जाता है, उसी प्रकार वातावरण में क्या, ठीक है, वातावरण में अवांछित ध्वनि मिलने से शोर प्रदूषण होता है, ठीक है। जब वातावरण के अंदर अवांछित ध्वनियाँ मिल जाती हैं तो उसे शोर प्रदूषण कहते हैं या ध्वनि प्रदूषण कहते हैं, या यूँ कह सकते हैं ऐसी ध्वनियाँ जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती, ठीक है, हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती, यानी वे ध्वनियाँ जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती वो क्या कहलाती है? शोर कहलाती है। जरूरी नहीं है कि शोर बहुत तेज आवाज़ का हो, वो कम आवाज़ का भी हो सकता है। जैसे हमारे आसपास कोई कारखाना चल रहा हो, दूर से उसकी आवाज़ आ रही हो, इसी प्रकार एक साथ कक्षा में बच्चे बोल रहे हो, वो भी शोर है।
हमारे आसपास कोई निर्माण कार्य चल रहा है उसकी आवाज़ आ रही है, वो भी शोर है। तो ये ऐसी आवाज़ें जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगे वो क्या कहलाती है? शोर। और संगीत इसका बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। ठीक है, यानी इस प्रकार की ध्वनि जो हमारे कानों को प्रिय लगे, सुनने में अच्छी लगे, उस ध्वनि को हम क्या कहेंगे? संगीत कहते हैं। ठीक है, देखिए संगीत है वो हल्की आवाज़ में हो, ज़रूरी नहीं है थोड़ी तेज़ आवाज़ में हो सकता है। लेकिन ये जब संगीत भी बहुत तेज़ आवाज़ करने लग जाता है तो बहुत तेज़ आवाज़ है वो वातावरण में प्रदूषण का कारक बन जाता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं ये जो ध्वनि के प्रदूषण है वो किस प्रकार हमें हानियाँ पहुँचाते हैं। ठीक है, तो ये तो आ गया शोर। जो ध्वनि क्या हो हमारे कानों को अच्छी लगे वो तो संगीत है, जो कानों को अच्छी नहीं लगे वो शोर है। ठीक है, और जब वातावरण में अवांछित ध्वनि मिल जाती है तो उसे क्या कहेंगे? शोर प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण कहेंगे। अब ध्वनि प्रदूषण है उससे हमें किस प्रकार की हानियां होती है? देखिए अधिक ध्वनि प्रदूषण है वो हमें कई प्रकार से प्रभावित करता है। सबसे बड़ी बात, ध्वनि प्रदूषण अनिद्रा उत्पन्न करता है। ठीक है, साथ ही साथ मनुष्य में तनाव उत्पन्न कर देता है और उच्च रक्तचाप हो जाता है। ये कुछ ऐसे सामान्य लक्षण हैं जो शोर प्रदूषण के कारण उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार अधिक शोर से सिर दर्द होता है। और कुछ लोग मतलब ऐसी शोर प्रदूषण वाली जगह पर रहते हैं और लंबे समय तक उस शोर का वो सामना करते हैं तो वो या तो अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से अपनी श्रवण क्षमता खो देते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है हम ऐसे लोगों की बात करें जो रेलवे पटरियों के आसपास कई सालों से रह रहे हैं बिल्कुल नज़दीक, तो वहाँ वो शोर लगातार सुनते हैं। तो या तो ऐसे लोग अस्थायी रूप से अपनी श्रवण क्षमता कम कर लेते हैं या खो देते हैं। कई बार स्थायी रूप से भी श्रवण क्षमता खत्म हो जाती है। हमें देखो विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कान का पर्दा है, कर्णपटल जिसको कहते हैं, वो कंपन के माध्यम से ध्वनि को कैच करके मस्तिष्क तक पहुंचाता है। उसको सुरक्षित रखने के लिए हमें किसी प्रकार की नुकीली चीज़ का कान में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार अनिद्रा, तनाव, उच्च रक्तचाप, सिरदर्द, श्रवण क्षमता की कमी या पूरी तरह से श्रवण क्षमता चले जाना, ये इसकी हानि है। अब हम बात करें शोर प्रदूषण रोकने के उपाय। ठीक है, यानी शोर प्रदूषण हम किस प्रकार रोक सकते हैं? सबसे पहली बात हम करें पेड़ों की। सड़कों के आसपास, अपने घरों में आसपास में जितने हो सके उतने अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ है वो बहुत ही अच्छे ध्वनि अवशोषक के काम करते हैं, ध्वनि अवशोषक के रूप में काम करते हैं। दूसरे हम बात करें पर्दे। देखो हमें अपने घरों में खिड़कियों पर, दरवाज़ों पर आदि जगह पर्दे लगाने चाहिए। वो पर्दे भी ध्वनि अवशोषक का काम करते हैं। ठीक है, इसी तरह हम जो टीवी या इसी प्रकार के उपकरण घरों के अंदर चलाते हैं, उन उपकरणों की आवाज़ हमें कम से कम रखनी चाहिए ताकि वो बाहर शोर उत्पन्न न करें। इसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉनिक्स कई आइटम हैं, उन आइटमों में जैसे हम बात करें, कोई वायुयान के इंजन की बात कर लें या अन्य गाड़ियों की बात कर लें, मशीनों की बात कर लें, उनमें कई प्रकार की आवाज़ बहुत बुरी तरीके से आती है। तो ऐसी उपकरणों के अंदर हमें किस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए? ऐसी चीज़ों के अंदर साइलेंसर का इस्तेमाल होना चाहिए। किसका इस्तेमाल होना चाहिए? साइलेंसर का इस्तेमाल होना चाहिए। इसी प्रकार जो कारखाने हैं, वो कारखाने घरों से, आबादी से काफ़ी दूर स्थापित करना चाहिए ताकि आबादी है वो इस शोर प्रदूषण से बच सके। गाड़ियों में जिन हॉर्न का इस्तेमाल होता है, उन हॉर्नों की आवाज़ है वो कम होनी चाहिए और साथ ही साथ जहाँ तक संभव हो सके इनका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। तब जाकर हम होने वाले शोर प्रदूषण को बचा सकते हैं। धन्यवाद।